बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको होश आ गया? क्या वाकई आपकी कनपटी पर चोट लगाई गई थी? डॉक्टर ने उसे चेक करते हुए कहा। मैं पार्क में टहल रहा था कि अचानक कोई चीज़ मेरी कनपटी पर लगी और फिर मैं बेहोश हो गया। शायद किसी ने मुझे लूटने के लिए ऐसा किया हो, डेविड ने कहा। और नहीं, इस बात पर तो पुलिस हैरान है कि आपका पर्स आपके पास था, उसमें भारी रकम भी मौजूद थी और आपके पास कागजात भी महफूज थे। बहरहाल पुलिस ऑफिसर मेरे ऑफिस में मौजूद है, मैं उसे भेजता हूँ, डॉक्टर ने कहा। मेरा ख्याल है कि अब मैं ठीक हूँ, क्या मुझे रुख्सत मिल सकती है? डेविड ने कहा। हाँ, आपको कोई चोट वगैरह नहीं आई, आप अलबत्ता पुलिस से आए आपका बयान वगैरह लिखे, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, मैं बयान देने को तैयार हूँ, आप मेरा लिबास और सामान मुझे दे दें ताकि मैं लिबास तब्दील कर लूँ, डेविड ने उठकर बैठते हुए कहा। आपका लिबास तो मैं भिजवा देता हूँ, लेकिन आपका सामान पुलिस के पास है, डॉक्टर ने कहा। ओके, आप लिबास भिजवा दें, डेविड ने कहा और डॉक्टर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान हाथ में लिबास का पैकेट उठाए अंदर दाखिल हुआ। आप लिबास तब्दील कर लें, मैं बाहर मौजूद हूँ, फिर मैं आपको डॉक्टर साहब के ऑफिस में छोड़ दूंगा, नौजवान ने पैकेट डेविड की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ा नौजवान बाहर चला गया तो उसने अस्पताल का मखसूस लिबास उतारा और पैकेट खोलकर उसने अपना लिबास पहन लिया। फिर उसने नौजवान को अंदर बुला लिया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। नौजवान ने अस्पताल का लिबास तय करके उस पैकेट में डाला। फिर वो डेविड को साथ लेकर डॉक्टर के ऑफिस के साथ ही एक वेटिंग रूम में छोड़ गया जहां एक पुलिस ऑफिसर मौजूद था। अब अपना बयान दे दें कि आपके साथ क्या हुआ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो डेविड ने उसे भी वही कुछ बताया जो उसने डॉक्टर को बताया था। लेकिन आपका सामान और रकम तो महफूज है, फिर आपके साथ ये हरकत क्यों की गई, पुलिस ऑफिसर ने कहा। मुझे डॉक्टर साहब ने यही बात बताई और मैं खुद हैरान हूँ कि क्या आप मेरा सामान मुझे दिखाएंगे, शायद उसमें से कुछ निकाल लिया गया हो, डेविड ने कहा। इसके लिए आपको मेरे साथ पुलिस ऑफिस जाना होगा, आप कहाँ ठहरे हैं, पुलिस ऑफिसर ने उठते हुए कहा। तो डेविड ने होटल का नाम और कमरा नंबर बता दिया। ओके, आइए मेरे साथ, पुलिस ऑफिसर ने कहा। फिर वो उसे साथ लेकर पहले डॉक्टर के ऑफिस में गया। वहाँ से डॉक्टर ने डेविड की डिस्चार्ज स्लिप तैयार करके उस पुलिस ऑफिसर के हवाले की और डेविड पुलिस ऑफिसर की कार में सवार होकर पुलिस ऑफिस पहुँच गया जहाँ उसका सामान उसके हवाले किया गया। डेविड समझता था कि इमरान और उसके साथियों ने कोई चीज़ नहीं निकाली होगी, लेकिन इसके बावजूद उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि उसके पर्स में $1 डॉलरों की एक गड्डी थी जो निकाली गई है, जबकि ग्रेडलैंड और शीटलैंड की करेंसी नहीं निकाली गई। तो पुलिस ऑफिसर ने मालियत लिखकर और दीगर ज़रूरी अंदराजात करके डेविड को जाने की इजाज़त दे दी। तो डेविड पुलिस ऑफिस से बाहर निकला, फिर टैक्सी में सवार होकर सीधा राशिल के क्लब पहुंच गया। जब राशिल को काउंटर से उसके बारे में इत्तला मिली तो वो खुद भी उसके इस्तकबाल के लिए काउंटर पर पहुंच गया। फिर वो उसे साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गया। हम तो पूरे ग्रेटलैंड में आपको तलाश करके थक गए हैं, क्या हुआ था, आप कहाँ चले गए थे, राशिल ने शराब की एक बोतल और 2 जाम उठाकर मेज़ पर रखते हुए कहा। मुझे होटल से अगवा किया गया था, डेविड ने कहा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन किसने ऐसा किया, फिर आप रहा कैसे हो गए, राशिल ने शराब में जाम डालते हुए कहा। एक्रीमिया की ब्लैक एजेंसी ने यह काम किया, डेविड ने कहा। तो राशिल बेएहतियात उछल पड़ा। ब्लैक एजेंसी क्यों, उनका क्या ताल्लुक, राशिल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। वो ये मालूम करना चाहते थे कि पाकिस्तानी एजेंटों को हम क्यों तलाश कर रहे हैं और कहीं पाकिस्तानी एजेंट एक्रीमिया के किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे। वो मेरे बारे में भी सब कुछ जानती थी और तुम्हारे बारे में, और यहाँ तक कि उन्हें मेरे एयरपोर्ट से बाहर निकलने से लेकर होटल पहुँचने तक की सारी कार्रवाई का इल्म था। लेकिन मैंने उनकी तसल्ली करा दी कि पाकिस्तानी एजेंटों का एक्रीमिया के किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई मिशन नहीं, तो उन्होंने मुझे बेहोश करके पार्क में छोड़ दिया, जहाँ से पुलिस मुझे अस्पताल छोड़ गई। फिर होश में आने के बाद मैं वापस पुलिस ऑफिस गया और वहाँ से फारिग होकर सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ, डेविड ने तफसील बताते हुए कहा। हैरत है कि वो इस कदर बाहबर हैं, राशिल ने कदर मरूबाना लहजे में कहा। हाँ, और उन्होंने मुझे हतमी तौर पर बताया कि पाकिस्तानी एजेंट वापस पाकिस्तान चले गए हैं, उनके पास उनके पाकिस्तान पहुंचने तक की पूरी तफसील मौजूद थी, डेविड ने कहा। वापस चले गए हैं, ओ क्यों, राशिल ने चौंक कर इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। इसलिए कि वो अपने बच जाने को गनीमत समझते होंगे और उन्हें बाहू भी एहसास हो गया होगा कि वो किसी सूरत भी अब ना शीटलैंड में हमारे हाथों बढ़ सकते हैं और ना ही बीटी के खिलाफ उनका कोई मिशन कामयाब हो सकता है, डेविड ने कहा। तो राशिल ने इस बात में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि अब उन्हें यहाँ तलाश करना हमाकत है, इसलिए तलाश बंद कर देनी चाहिए, राशिल ने कहा। हाँ, जाहिर है, और अब मैंने भी वापस शीटलैंड जाना है, मेरे खसूसी तैयारी को तैयार रहने के लिए एयरपोर्ट फ़ोन कर दो और मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी ला दो, मैंने बॉस को कॉल करनी है, डेविड ने कहा। ठीक है, उधर ऑफिस के साथ एक छोटा सा कमरा मौजूद है, वहाँ लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी है, आप कॉल भी कर लें और आराम भी कर लें, मैं अपने ग्रुप को भी कॉल कर लेता हूँ और एयरपोर्ट भी जब त्यारा परवाज़ के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इतला कर दूँगा, राशिल ने कहा। तो डेविड सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक छोटे लेकिन इंतहाई अच्छे अंदाज में सजे हुए कमरे में मौजूद थे। उसने लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर मार्क को यही रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से यहाँ से चले गए हैं, इसलिए अब वो वापस शीटलैंड पहुँच रहा है, और मार्क ने उसे शीटलैंड में अपनी भरपूर तवज्जो कायम रखने का कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।
तो डेविड ने भी ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर वो बेड कम सोफे पर लेट सा गया। उसके जहन में भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में अजीब सी खिलबिली मची हुई थी। वो सोच रहा था कि ये लोग ना सिर्फ हद दर्जा ज़हीन है बल्कि उनकी कारकर्दगी भी इंतहाई तेज़ है। और उन्होंने जिस तरह उसे जिंदा छोड़कर वादा निभाया उसने भी उसे हैरान कर दिया था, क्योंकि डेविड को आज तक ऐसा कोई तजुर्बा ना हुआ कि दुश्मन पर काबू पाने के बाद उसे दोबारा मुकाबले के लिए जिंदा छोड़ दिया जाए। हालांकि वो सोच रहा था कि उन पाकिस्तानी एजेंटों की बजाय अगर वो खुद होता तो 1000 वादे कर लेने के बावजूद उन्हें किसी सूरत भी जिंदा ना छोड़ता। वो बेड कम सोफे पर लेटा हुआ आंखें बंद किए ये सब कुछ सोच रहा था कि अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो बेएहतियात चौंक पड़ा। पाकिस्तानी एजेंटों ने उससे माँ को जजीरा अल्बर्टो के बारे में जिस तरह तफसील मालूम की उसे ये जाहिर होता था कि वो अब अल्बर्टो जजीरे पर रेड करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन उसे इस बात की कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ ने जिस अंदाज की वहाँ पिकटिंग कर रखी है ये लोग कुछ भी कर लें बहरहाल उस तक जिंदा नहीं पहुँच सकते। अभी वो बैठा हुआ ये सब कुछ सोच रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला तो डेविड ने आंखें खोल दी। आने वाला राशिल था। मैंने अपने ग्रुप को पाकिस्तानी एजेंटों की तलाश से मना कर दिया है बॉस, और एयरपोर्ट पर भी फ़ोन कर दिया। आपका त्यारा जैसे ही परवाज़ के लिए तैयार होगा इतला मिल जाएगी, राशिल ने साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ठीक है, डेविड ने मुतमईन लहजे में जवाब देते हुए कहा। बॉस अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात कहूँ, अचानक राशिल ने कहा तो डेविड बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या कहना चाहते हो? डेविड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एजेंटों का टारगेट शीटलैंड नहीं है, राशिल ने कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, खुलकर बात करो, डेविड ने उठकर बैठते हुए कहा। बॉस इस बात का तो मुझे भी इल्म है कि शीटलैंड में कहीं भी टी का सेक्शन हेडक्वार्टर नहीं। बज़ाहिर तो पाकिस्तानी एजेंटों का टारगेट सेक्शन हेडक्वार्टर है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ऐसा नहीं। उनका टारगेट शीटलैंड नहीं, उनका टारगेट यकीनन लिबार्ट्री होगा जहाँ पाकिस्तान के फार्मूले पर काम हो रहा है। बहरहाल इतनी बात का तो मुझे भी इल्म है कि शीटलैंड में सिरे से कोई लिबार्ट्री है ही नहीं, और सेक्शन हेडक्वार्टर को तो अव्वल तो ये लोग तबाह कर नहीं सकते, और अगर कर भी लें तो उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा, राशिल ने कहा। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो लोग शीटलैंड में क्यों पहुंचे हैं? डेविड ने राशिल की बात में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इसलिए बॉस की उन्हें शायद कहीं से भी इस बात का इल्म हो गया है कि उस लिबार्ट्री का पता वो शीटलैंड से हासिल कर सकते हैं, राशिल ने कहा। तो डेविड बेएहतियात चौंक पड़ा। शीटलैंड से लिबार्ट्री का पता क्या कह रहे हो? डेविड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। इसलिए तो मैंने पहले कहा कि आप मेरी बात पर नाराज़ ना होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको भी ये इल्म नहीं कि शीटलैंड का एक आदमी इस लिबार्ट्री के बारे में जानता है, जबकि मुझे उसका इल्म है। लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि उन पाकिस्तानी एजेंटों को कैसे उसका इल्म हो गया, राशिल ने कहा। तो डेविड की आंखें हैरत से फैलती चली गईं, क्योंकि उसे वाकई मालूम था नहीं था कि बल्कि तसव्वुर तक ना था कि शीटलैंड में कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है जो लिबार्ट्री के बारे में जानता हो। कौन है वो, और तुम्हें कैसे इल्म हुआ उसका? डेविड ने कहा। बॉस ये फार्मूला फानलैंड से यहाँ ग्रेटलैंड में मेरे पास भिजवाया गया था। फिर मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं ये फार्मूला लांसर बैंक के एक मखसूस लाकर में रख दूँ। मैंने ऐसा ही किया तो वो फार्मूला वहाँ से निकाल लिया गया। वो बज़ाहिर मुझे उसका इल्म ना था कि किसने फार्मूला वहाँ से निकाला, लेकिन एक इत्तेफाक की वजह से मुझे इसका इल्म हो गया कि ये फार्मूला उस लाकर में शीटलैंड के ग्राहम सिंडिकेट के चीफ ग्राहम ने निकाला था, और वो उसे शीटलैंड ले गया। फिर वहाँ से उसने उस फार्मूले को अपने खास आदमी के ज़रिए आइसलैंड के बैनुल-अक़वामी जजीरे मार्को पहुँचाया था। मुझे यकीन है कि ये लिबार्ट्री मार्को में मौजूद है, क्योंकि एक बार मैं मार्को गया था तो मैंने वहाँ राडार पर काम करने वाले मारूफ साइंसदान डॉक्टर रेलफर्ड को देखा था। वो एक गेम क्लब में मौजूद था। डॉक्टर रेलफर्ड असल में वेस्टर्न कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका एक बेटा ग्रेटलैंड में मेरे साथ पढ़ता रहा, और डॉक्टर रेलफर्ड वेस्टर्न कॉमन से अपने बेटे रिचर्ड से मिलने आया करते थे। मुझसे भी उनकी मुलाकात होती रहती थी। चनाचे जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं उन्हें वहाँ देखकर हैरान रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ एक बैनुल-अक़वामी तंजीम की खुफिया लिबार्ट्री है जिसके वो इंचार्ज हैं। गो उन्होंने तफसील नहीं बताई, और ना ही मैंने पूछी, और ना मुझे इससे कोई दिलचस्पी थी। लेकिन अब मुझे यकीन है कि ये वही लिबार्ट्री है जहाँ ये फार्मूला भेजा गया है, क्योंकि डॉक्टर रेलफर्ड भी राडार पर बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं, राशिल ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ग्राहम ने ये काम किया? ग्राहम तो आम सा बदमाश है, उसका पूरा सिंडिकेट आम से बदमाशों, गुंडों और पेशावर कातिलों पर मबनी है। वो कैसे इतनी बड़ी तंजीम से मुंसलिक हो सकता है? डेविड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे राशिल की बात पर यकीन न आया हो। मैं खुद इस बात पर हैरान हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही इस बात की कामयाबी है कि किसी को उस पर यकीन ही नहीं आ सकता। हुआ ऐसे कि ग्राहम का नंबर 2 राल्फ मेरा दोस्त रहा। वो यहाँ आया और मुझसे उसकी मुलाकात हुई। हमने मिलकर चार्ली ब्रांड की काफ़ी शराब पी। आपको तो मालूम है कि ये शराब बहुत तेज़ होती है। राल्फ की ये पसंदीदा शराब है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कमज़ोरी है कि जब भी वो ये शराब पी ले तो वो आउट हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और आउट होने पर उसने मुझे बताया कि ग्राहम बॉस जहाँ आया था और उसने जहाँ के एक लाकर से एक फार्मूला निकाला और उसे शीटलैंड ले जाकर उसने ये फार्मूला राल्फ के हवाले किया कि वो उसे मार्को को पहुँचा दे। राल्फ ने ये फार्मूला मार्को के एक बैंक के मखसूस लाकर में छोड़ दिया। मैं समझ गया कि ये वही फार्मूला है। इस तरह मेरे जहन में ये सारी बात मुकम्मल हो गई।
राशील ने कहा। तुमने दुरुस्त कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ, डेविड ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वो क्या बॉस? राशील ने चौंक कर पूछा। तुम ब्लैक थंडर के एक ऐसे राज से वाकिफ़ हो गए हो जो तुम्हें नहीं होना चाहिए था, और ब्लैक थंडर में इसकी सज़ा फौरी मौत है। बल्कि मुझ पर यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने मुझे अपना हमदर्द समझते हुए ये बात बताई, इसलिए मैं उसे नज़रअंदाज कर रहा हूँ। लेकिन अब ज़िंदगी भर तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज दोबारा नहीं निकलने चाहिए। डेविड ने कहा तो राशील का चेहरा एक लहज़ा जर्द पड़ गया। आई एम सॉरी बॉस, वाकई मुझसे गलती होगी, मेरे जहन में भी ये बात ना थी। मैंने तो इसलिए ये बात कर दी कि कहीं बाकी शाही एजेंटों तक ये इत्तला ना पहुँच चुकी हो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा इस बारे में एक लफ्ज़ भी मेरे मुंह से ना निकलेगा, राशील ने कहा। इस बात को भूल जाओ और बस अब जाकर मालूम करो कि अभी तक एयरपोर्ट से तैयारी के तैयार होने की इत्तला क्यों नहीं आई। मैं फ़ौरन शीटलैंड जाना चाहता हूँ, डेविड ने कहा तो राशील सर हिलाता हुआ उठा और तेज़ी से कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया, और डेविड ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। इमरान की आंखें इस अंदाज में झपकने लगीं जैसे अचानक उसकी बेनाई चली गई हो। क्या हुआ तुम्हें? क्या आंखों में कोई गड़बड़ हो गई है? साथ बैठी हुई जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो सब इस वक्त ग्रेटलैंड के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन सब ने नया मेकअप कर रखा था। उनकी सीटें शीटलैंड के लिए रिजर्व थी और उनकी फ़्लाइट की रवानगी में भी 1 घंटा देर थी। इसलिए वो सब एयरपोर्ट से मुल्हिका रेस्टोरेंट में बैठे हुए हार्ड काफ़ी पीने में मसरूफ़ थे कि अचानक इमरान ने तेज़ी से आंखें झपकना शुरू कर दी, जिस पर जूलिया ने उससे पूछा कि कहीं उसकी आंखों में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। गड़बड़ आंखों में नहीं बल्कि जहन में हो रही है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। बाकी साथी दो दो के ग्रुप की सूरत में अलग-अलग सीटों पर बैठे थे। सिर्फ जूलिया इमरान के साथ है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शीटलैंड में उनकी तलाश बहरहाल जारी होगी, और तलाश करने वालों के पास उनकी तादाद ही तलाश का मरकज़ी नुक्ता है। इसलिए इमरान ने उन सबको दो दो के ग्रुपों की सूरत में अलग-अलग रहने का कह दिया था, और शीटलैंड में भी उन सब ने अपने अपने तौर पर अलग-अलग होटलों में रहना था। अलबत्ता रात को फ़ाल गार्डन में उन्होंने इकट्ठे होना था। इसके अलावा इमरान ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि वो अकेले में भी पाकिस्तानी ज़ुबान का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसलिए उस मेज़ पर इमरान और जूलिया अकेले मौजूद थे, और वो दोनों एक्रीमी स्याह बने थे और एक्रीमी ज़ुबान में ही बातें कर रहे थे। कमाल है, तुम्हारे जहन में गड़बड़ तो शुरू से ही है, तुम्हें एहसास आज होने लगा, जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान जूलिया के इस खूबसूरत जवाब पर बेएहतियात हंस पड़ा। बहुत खूब, इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जहन की गड़बड़ ठीक हो गई है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बताओ कि क्या गड़बड़ है? क्या कोई खास आदमी नज़र आया है तुम्हें यहाँ? जूलिया ने पूछा। अरे नहीं, बस गड़बड़ है, इमरान ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ़ हूँ। तुम हमेशा इस अंदाज में आंखें उस वक्त झपकते हो जब तुम्हें कोई ऐसा आदमी नज़र आ जाए जिसकी मौजूदगी पर तुम्हें हैरत हो। जूलिया ने जवाब दिया तो इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। अगर तुम्हें मेरी तमाम रगों से इस कदर गहरी वाक़फ़ियत है तो फिर ये बताओ कि जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम मेरी कौन सी रग फड़कती है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, रगे मोहब्बत। जूलिया ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया तो इमरान के चेहरे पर बेएहतियात हल्की सी नागवारी के तासुरात उभर आए। मुझे मालूम है कि तुम्हारे चेहरे पर क्यों नागवारी के तासुरात उभरे हैं। तुम इस किस्म की बेबाकी के कायल नहीं हो, लेकिन हम यकीनन हैं, जूलिया ने कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। ये नागवारी के तासुरात बेबाकी की वजह से नहीं उभरे, बल्कि इसलिए कि यकीनन इस तरह की रगों के कायल नहीं। उनकी तमाम रगें पैसे के लिए हरकत में आती हैं और पैसे के लिए ही फड़कती हैं। मोहब्बत वगैरह के अल्फाज अब डिक्शनरी में ही रह गए हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि जूलिया उसकी बात का कोई जवाब देती, एक वेट्रेस तेज़ी से उनके करीब आकर रुकी। मिस्टर माइकल, आपकी कॉल है, उसने कार्डलेस फ़ोन पीस इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें मेरे नाम का कैसे इल्म हुआ? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। फ़ोन करने वाले ने बताया कि आप 13 नंबर मेज़ पर मौजूद हैं। वेट्रेस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वापस चली गई। इमरान ने मेज़ पर रखा हुआ फ़ोन पीस उठाया और उसे ऑन कर दिया। हेलो, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फार्मिक बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल। राशिल जहाँ एयरपोर्ट पर डेविड के साथ मौजूद है, दूसरी तरफ से फार्मिक ने कहा। हाँ, मैं डेविड को उस रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हुए देख चुका हूँ। मेरा ख्याल था कि वो भी जहाँ कुछ दिन रहेगा, लेकिन लगता है कि उसने फौरी तौर पर वापसी का फ़ैसला कर लिया। लेकिन तुमने कॉल क्यों की है? इमरान ने कहा। एक अहम बात सामने आई है। अगर आप पब्लिक लाउंज के शुमाल कोने में टहलते हुए आ जाएं तो बात हो जाएगी, फ़ोन पर नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ करके उसने मेज़ पर रख दिया। तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने जूलिया से कहा और उठकर वो रेस्टोरेंट के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पब्लिक लाउंज के करीब शुमाली कोने में एक तरफ फार्मिक अकेला मौजूद था, लेकिन वो मेकअप में था, इसलिए उसने हाथ से इशारा किया तो इमरान उसके करीब पहुँच गया। क्या हुआ? क्या कोई खास बात है? इमरान ने करीब जाकर पूछा। हाँ इमरान साहब, एक इत्तेफाक से ये बात मालूम हो गई कि शीटलैंड में ग्राहम को उस लेबॉरेटरी के बारे में इल्म है जिसमें पाकिस्तानी फार्मूला भिजवाया गया है। फार्मिक ने जवाब दिया तो इमरान मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ग्राहम?
कौन ग्राहम? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? इमरान ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। शीटलैंड में गुंडों और बदमाशों का एक सिंडिकेट मौजूद है जिसका चीफ बॉस ग्राहम है, और वो ग्राहम क्लब का जनरल मैनेजर भी है, लेकिन वो किसी से मिलना गवारा नहीं करता। सुना है कि हद दर्जा तेज तबीयत और गर्म दिमाग आदमी है, फार्मेक ने कहा। बाकी तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये इतला कैसे मिली? इमरान ने पूछा। डेविड शीटलैंड एक खसूसी त्यारे पर जहाँ ग्रेटलैंड आया था और अब वो उसी खसूसी त्यारे से वापस चला गया है। राशिल उसे छोड़ने आया था, मैं उनके करीब मौजूद था कि अचानक राशिल ने डेविड से कहा कि वो उसकी ग्राहम वाली बात को भूल जाए, जिस पर उस डेविड ने उसे कहा कि वो भूल चुका है, इसलिए तो तुम जिंदा हो। और फिर डेविड ने यह भी कहा कि ग्राहम के असिस्टेंट राल्फ को अलबत्ता ख़त्म कराना होगा, क्योंकि अगर वो नशे में आउट होकर राशिल को पाकिस्तानी फार्मूले वाली लिबार्टी के बारे में बता सकता है तो वो किसी दूसरे को भी बता सकता है। उस पर राशिल ने उसे कहा कि अगर डेविड हुक्म दे तो वो राल्फ को खुद ही हलाक कर देगा, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया कि ये काम उसका नहीं, तुम इस सारे सिलसिले को ही भूल जाओ। और फिर डेविड अपने त्यारे की तरफ चला गया, जबकि राशिल वापस मुड़ गया। अलबत्ता एक और हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि राशिल ने एक पब्लिक फ़ोन बूथ से शीटलैंड कॉल की और ग्राहम क्लब के राल से राब्ता होने पर उसने उसे कहा कि लाइन स्टार क्लब का डेविड खसूसी त्यारे से ग्रेट शीटलैंड से शीटलैंड पहुंच रहा है, वो उसका हाथ में एयरपोर्ट पर ही कर दे, वरना वो खुद उसके हाथों मारा जाएगा। इस पर राल्फ ने उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि डेविड को कहीं से इल्म ना हो गया है कि तुमने पाकिस्तानी फार्मूला कहाँ पहुँचाया। उसने फैसला किया कि बीटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हारा हाथमा ज़रूरी है। इस पर राल्फ ने कहा कि वो फिक्र ना करे, डेविड एयरपोर्ट से जिंदा बाहर ना निकल सकेगा। उस पर राशिल ने कॉल ख़त्म की और कार में आकर वापस बैठकर चला गया। मैंने आपको इसलिए कॉल करके जहाँ बुलाया कि आपको ये बात बता सकूँ और आपसे ये बात भी पूछूँ कि क्या उस राशिल को घेर कर उससे इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाए या नहीं। फार्मेक ने तफसील बताते हुए कहा। नहीं, तुम इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि इस तरह तुम खुद स्क्रीन पर आ जाओगे। ब्लैक थंडर इंतहाई बावसाइल तंजीम है, इसलिए तुम सामने नहीं आओगे। अलबत्ता तुमने इंतहाई अहम मालूमात मुहैया की हैं। हम सब इसी सिलसिले में परेशान थे, अब हम खुद वहाँ ग्राहम और उस राल से मालूमात हासिल कर लेंगे। अलबत्ता राशिल ने किस नंबर पर बात की थी वो नंबर मालूम है तो बता दो, इमरान ने कहा। तो फार्मेक ने नंबर बता दिया तो इमरान ने उसे सी ऑफ किया और वापस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। क्या हुआ, क्या कोई खास बात हो गई है? जूलिया ने पूछा। हाँ, वो उकदा खुल गया है जो हम सब के लिए सुहाने रू बना था, इमरान ने कहा। क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। वहाँ शीटलैंड पहुंचकर तफसील से बात होगी, जहाँ नहीं, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़्लाइट का ऐलान होने लगा तो वो दोनों उठ खड़े हुए। फिर तकरीबन 1 घंटे की परवाज़ के बाद उनका त्यारा शीटलैंड के एयरपोर्ट लैंड कर गया था। इमरान और जूलिया ज़रूरी कागजात की चेकिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर आ गए। फिर इमरान ने एक टैक्सी ड्राइवर को लार्ड होटल चलने का कहा और थोड़ी देर बाद वो होटल पहुँच गए। हाँ, अब बताओ क्या बात हुई है, जूलिया ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। कोई बात नहीं डियर, मैं तो कह रहा था कि यहाँ के पानी ने मेरी तबीयत पर खासा खुशगवार असर डाला है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही है कि जहाँ भी सियाहत के लिए जाओ तुम्हें पानी रास ही नहीं आता। जूलिया ने भी इमरान की बात का मतलब समझते हुए जवाब दिया। इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटा सा लाइटर निकाला और उसको ऑन कर दिया। उसका शोला निकला और चंद लम्हा बाद ही इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए लाइटर बंद किया और इसे वापस जेब में डाल लिया। कमरा साफ है, इसलिए अब खुलकर बात हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अलबत्ता वो बात तकरीबन ज़ुबान और लहजे में ही कर रहा था। फिर उसने फार्मेक से मिलने वाली मालूमात जूलिया को बता दी। ओह वेरी गुड, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई, वरना हम तो सख्त परेशान थे। जूलिया ने भी मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। हाँ, और अब हम दोनों ने उस राल से मालूमात हासिल करनी है, इस अंदाज में कि किसी को मालूम ना हो सके, इमरान ने कहा। उस राल को अगवा करना पड़ेगा, जूलिया ने कहा। अगवा करके कहाँ ले जाएं? और फिर वहाँ ग्राहम क्लब में तो रात दिन रात ना रहता होगा। ऐसे क्लबों में ज़िंदगी रात को जागती है, दिन को नहीं, और यकीनन ये रात भी रात को वहाँ जागता होगा। और 1 घंटा पहले राशिल ने उसे फ़ोन पर कॉल किया था, तो लामहला ये नंबर उसकी रिहाइश गाह का ही होगा, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने सामने पड़े हुए फ़ोन के निचले हिस्से में मौजूद एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया। फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से इंक्वायरी का नंबर प्रेस कर दिया। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पुलिस चीफ ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर लोगान बोल रहा हूँ, इमरान ने बड़े तहकुमाना लहजे में कहा। लहजा शीटलैंड का ही था। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करो और चेक करके बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर और किस पते पर नस्ब है। इंतहाई एहतियात से चेक करना, इट इज़ स्टेट सीक्रेट, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा नंबर मिलाए और आवाज़ सुनाई दी। हेलो सर। चंद लम्हा बाद ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ दोबारा सुनाई दी और उसके इतनी जल्दी बोल पड़ने पर इमरान समझ गया कि उसने कंप्यूटर पर नंबर चेक किया होगा। यस, इमरान ने कहा। सर, ये नंबर मिस्टर राल्फ के नाम पर है और ग्रीनवुड कॉलोनी की कोठी नंबर 88A में नस्ब है। ऑपरेटर ने जवाब दिया। अच्छी तरह चेक किया है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से बताया गया। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि तुम्हारी ज़ुबान बंद रहेगी, इमरान का लहजा बेहद तलख था।
मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया। चंद लम्हों बाद उसने क्रेडल से हाथ उठाया और एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। ज़ाब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। शायद दूसरी बार इंक्वायरी ऑपरेटर को कॉल करने का मकसद उसे समझ न आया था।